नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के भाजपा ने कमर कस ली है। जन आक्रोश यात्रा से भाजपा पूरे प्रदेश में ढाणी ढाणी तक पहुंचेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने जन आक्रोश यात्रा के आगामी कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को हर जिले में बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर से 51 रथों को हरी झंडी दिखाकर के रवाना करेंगे। और इसी मौके पर बीजेपी ने जन आक्रोश रैली के लिए थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया है। इसके बोल हैं, सच तो सच है, सच ही कहेंगे, उमड़ रहा है जन आक्रोश। इस जनाक्रोश अभियान का, इस जनाक्रोश यात्रा का आरंभ देश के हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी 51 रथों की रवानगी से करेंगे। पूरे प्रदेश में 200 विधानसभा क्षेत्रों तक ये रथ जाएंगे। 1 तारीख से लेकर और 14 दिसंबर तक 1 को प्रदेश से रवानगी होगी, 2 को जिलों से होगी और 3 और 4 तारीख को विधानसभा क्षेत्रों में इन रथों का आगाज होगा। 4 तारीख से 14 तारीख तक 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये रथ वहां गांव-गांव, गली-गली, नगर-नगर और डगर-डगर जाएंगे। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी की जनाक्रोश यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि उनका यह नाटक अब नहीं चलेगा, ये जनता है और सब जानती है। खाचरियावास ने कहा कि आज देश बेहाल है, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने का वादा करके सत्ता में आई मोदी सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। 25 MP जिताए राजस्थान की जनता ने। राजस्थान के साथ धोखा हुआ, कई मिनिस्टर इनके बीजेपी के बन गए, लेकिन खाली हाथ, कुछ नहीं, 0/0। जन आक्रोश भूख और गरीबी के खिलाफ है। जन आक्रोश हिंदुस्तान के नौजवान में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ है। 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने का वादा किया था, आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। इनका जवाब भी दे दो बीजेपी राजस्थान के लोगों, नाटक कर रहे हो। और नाटक करके कभी कहते हैं बूथ मैनेजमेंट करेंगे, कटोरा लेकर कहते हैं वोट दे दो, वोट दे दो। चुनाव चाहिए, चुनाव में वोट चाहिए, 200 रथ लेकर घूमेंगे। अरे जाओ, तुम्हारे पास पैसा है, 200 रथ तुम बना सकते हो। लेकिन राजस्थान की जनता पूछ रही है, पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। तो वहीं बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा निकालने के ऐलान को लेकर के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार के खिलाफ कोई जन आक्रोश नहीं है। जन आक्रोश तो केंद्र की सरकार के खिलाफ है, क्योंकि देश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, लोकतंत्र की हत्या होने से परेशान है। संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जन आक्रोश जो है वो जो धर्म के आधार पर बांटने का, लड़ाई कराने का, डर का, नफरत का जो माहौल पूरे देश में है, उसके खिलाफ जन आक्रोश है। और उस जन आक्रोश को प्यार में बदलने के लिए राहुल गांधी जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। इसलिए उनको समझना चाहिए कि ये जो जन आक्रोश है वो जन आक्रोश हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ में पूरे देश में है। और उस आक्रोश को, नफरत को, डर को, बेरोजगारी को, महंगाई को कम करने के लिए, प्यार मोहब्बत बांटने के लिए राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा के ऐलान के बाद एक बार फिर से सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार के खिलाफ जन आक्रोश होने की बात कही, तो वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कोई जन आक्रोश नहीं है। गुजरात में भाजपा प्रचंड बहुमत से आ रही है, राजस्थान में कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है और ऐसे में यहां पर लोगों के मन में आक्रोश है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इसी का परिणाम है कि आने वाले चुनाव में ये दिखाई देगा।
शंभू पुजारी मराई था, डाबड़ा में मराई था, जयपुर में भी आत्मदाह करके मरा था। तो ये स्थिति तो पुजारियों की है। और एक महिला का आपने वीडियो सुना होगा जो सिकराय के तोरडा की रहने वाली है, उसकी 17 साल की बच्ची को अपहरण करके ले गया और उसने बात की अपहरणकर्ता से, तो उसने कहा ज़्यादा बात की तो 36 टुकड़े कर दूंगा। तो कानून की स्थिति बेहद खराब है और जनता में आक्रोश है। रोज़ लूट पाट, डकैती, अपहरण, गैंग रेप, क्या क्या नहीं हो रहा जो मीडिया की जानकारी में है। और रोज लड़ाई हो रही है। वहीं प्रदेश में सियासी बयानबाजी के बीच कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने भी बड़ा बयान दिया। मुरारीलाल मीणा ने दौसा में कहा कि जो विधायक मानेसर गए थे उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को अपना हिसाब बता दिया था और यदि सरकार के पास सबूत हैं तो वे अरेस्ट कर लें। ऐसा ये बड़े नेता हैं, मैं ये कह सकता हूँ इन बयानबाजी से पार्टी को भारी नुकसान है, इसलिए इनको ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ऐसा हर विधायक की भावनाओं को पहले भी 1-to-1 के लिए दिल्ली से आदमी आए थे और मैं समझता हूँ कि हाईकमान को इस बात मुद्दे के ऊपर जल्दी डिसीजन करना चाहिए, क्योंकि डे पर डे पार्टी को ऐसे बयानों से नुकसान हो रहा है। ऐसा ये तो देखो, मैं कह रहा हूँ सोनों को कभी जंग नहीं लगती और वो इस टाइम सरकार में सब कुछ ऐसा पता लगा लेना चाहिए क्या है क्या नहीं। तो हम 102 विधायक में से आज कम 10-15 विधायक तो ये हमारे साथ में घूम रहे हैं। हल्के बारी की बात नहीं है, सब कांग्रेस एक है और सबकी सलाह से कांग्रेस हित में, पार्टी के हित में हाईकमान को फैसले करने चाहिए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस में चल रही अंदरूनी घमासान और खींचतान पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आपसी लड़ाई है। पिछले चुनाव में जो मैंडेट कांग्रेस को मिला था उस मैंडेट का कांग्रेस पार्टी अनादर कर रही है। उन्होंने कहा कि साल 2023 के चुनाव में भाजपा का चेहरा विश्व का सबसे लोकप्रिय चेहरा है और वो है नरेंद्र मोदी का चेहरा। देखो, यहाँ कोई सरकार नहीं है, यहाँ एक आपसी लड़ाई करने वाले लोगों की, सत्ता लोलुपी लोगों की समूह बैठा है। इसलिए उन्होंने जिस मैंडेट को उनको मिला था पिछले चुनाव में, उस मैंडेट का उन्होंने अनादर कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं, आपसी रंजिश उनकी चरम पे है, लोक कल्याण उनकी एजेंडा में नहीं है, इसलिए इसकी परिणाम सब है। मैंने आज एक चालक भाई को टैक्सी में, कल रात को उन्होंने मेरे को एयरपोर्ट से लेके आए, फिर आज सुबह यहाँ आते हुए उनको पूछा कि क्या होगा आगे। वैसे तो जाना तय है। एक सामान्य गाड़ी चालक की भाई बड़ा कोई हेजिटेशन नहीं था उनके मन में। तो वहीं राजधानी जयपुर में संपन्न हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 68वें राष्ट्रीय महाअधिवेशन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि एबीवीपी के सामाजिक कार्यों को बढ़ावा देने की पहल जारी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज दुनिया बदल रही है लेकिन हम विरासत को निरंतरता से जोड़ने वाले लोग हैं। प्रधान ने कहा कि देश के नागरिकों के परामर्श से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नया सिस्टम बन गया है, लेकिन अभी भी देश में 20 करोड़ भी बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित हैं और ऐसे में इन 20 करोड़ बच्चों को शिक्षा से जोड़ना आज बड़ी चुनौती है। चर्चा करके उसकी समाधान कैसे होगा उसको भी चिंता किया जाएगा। परिषद एक जीवंत संगठन है, लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, इसमें अनेक कोर्सेस हैं। मनुष्य निर्माण सबसे बड़ा आवश्यकता है समाज जीवन में। परिषद पिछले 73 सालों में इसी काम को करते आ रहा है। एबीवीपी को अनेक अनेक शुभेच्छा। तो वहीं जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग को लेकर देश भर से हजारों की तादाद में लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे। लोगों ने पुरजोर तरीके से जल्द 2 चाइल्ड पॉलिसी बनाने की मांग की है और इस मौके पर आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश कुमार ने न्यूज 18 के हमारे संवाददाता लखवीर सिंह से बातचीत में कहा कि जाति धर्म क्षेत्र के भेदभाव से ऊपर उठने की जरूरत है। जन संरक्षण में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाना चाहिए। और प्रश्न 2 ही स्तर पर है। एक वैश्विक स्तर पर है, बढ़ती जनसंख्या विश्व की एकता, एकात्मता, अखंडता, विकास के लिए खतरा।
तो वहीं राज्य महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की नेता, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक सुमन शर्मा ने कहा कि इस राष्ट्र को अगर बचाना है तो जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना होगा। कि इस देश और इस राष्ट्र को अगर बचाना है तो शीघ्र और अति शीघ्र जनसंख्या कानून को लाना पड़ेगा, 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी। अन्यथा मुझे लगता है जो दूसरा वर्ग इस देश पर प्रहार कर रहा है वो वेपन से प्रहार नहीं कर रहा है, वो जनसंख्या को बढ़ा के प्रहार कर रहा है। और बड़े स्तर पर हमने ये धरना दे करके मांग करी है माननीय मोदी जी से कि आज जिस तरह से देश में जनसंख्या का संतुलन हो रहा है वो लोकतंत्र संस्कृति हमारे ताना बाने के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाला है। उधर भरतपुर के कुम्हेर थाना इलाके के सिकरौरा गांव में बीती रात को आपसी विवाद में फायरिंग हुई है। इसमें 3 सगे भाइयों की जान गई। एक साथ 3 हत्याओं से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घायल 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की हालत गंभीर है। घटना से इलाके में तनाव फैल गया। तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दी, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जाम खुलवाया। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रधान जी का और चेयरमैन साहब का, तो उन्होंने मृतकों के लिए जो मुआवजा दिया अभी 1-1 लाख रुपए, 3 लाख चेयरमैन साहब ने दिए, 3 लाख प्रधान जी ने दिए। और पुलिस को अपना काम कर रही है। पुलिस आई साहब मेरे साथ हैं, कलेक्टर साहब भी साथ हैं, SP साहब भी साथ हैं। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है 1% उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इस तरीके की घटनाएँ दिन रोज़ बढ़ती जा रही हैं। जैसा मैंने बार बार कहता था कि सहनशीलता घटती जा रही है। सहनशील छोटी छोटी बातों पर गोलियां चलें, आदमी मरें, इससे ज़्यादा अशांति क्या हो सकती है। ये दुखद बात है। कार्रवाई पूरी होगी, सरकार पूरी कार्रवाई करेगी और सरकार को भी कलेक्टर साहब लिख रहे हैं जिससे कि 5-5 लाख का इनको मुआवजा और मिल जाए। जो पड़ोसी परिवार है जो आपस में पहले से ही अच्छे संबंध भी थे, टेनपाल और लाखन अच्छे मित्र भी थे, उनके आपस में कहासुनी होकर के एक दिन पहले वो चाल होकर के झगड़ा हुआ था। उस बात के दूसरे दिन गांव वालों ने, बड़े बुजुर्गों ने समझाया भी था। रात को जो मुलजिम लाखन है वो उनके साथियों के साथ शराब पी और रात को इनसे गाड़ी क्लोज किया तो वो लोग भी छत पर चढ़ गए, ये भी चढ़ गए, आपस में पथरा हुआ। फिर इन्होंने फायरिंग करी जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 3 को हॉस्पिटलाइज कराया जिनमें 1 सीरियस है। अभी इन्होंने मुलजिम की गिरफ्तारी। तो वहीं बात एक ऐसे शख्स की जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पिछले 25 साल से वे अपने गले में सीटी डाल करके घूम रहे हैं। आपको बता दें कि इस शख्स को ये शौक नहीं बल्कि अपने सामाजिक सरोकारों को निभाने के लिए ये 2-2 नौकरी कर रहे हैं, ऐसा इनका मानना है। इनका नाम बताया जाता है YS शर्मा। ये सूचना विभाग में काम करते हैं। सरकारी नौकरी तो ये कर ही रहे हैं, साथ ही दफ्तर आते जाते वक्त रास्ते में जहां पर भी जाम लगता है वे अपनी गाड़ी से उतरते हैं और अपने गले में टंगी सीटी से जाम को खुलवाने में लग जाते हैं। ये काम उनका कहना है कि वे पिछले 25 सालों से कर रहे हैं। मैं पिछले 25 साल से मुझे लगता है कि लगातार मैंने कोई भी दिन ऐसा होगा, मान लो कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है ऐसा जिसमें मैं सड़क पे नहीं जा रहा हूँ तो फिर मैं ये सीटी नहीं लगाता हूँ। अदरवाइज़ मैं क्या होता है कि जब भी कभी ऑफिस जाता हूँ मैं और या बाज़ार में भी जाता हूँ मैं बच्चों के साथ में, तो अगर कहीं ट्रैफिक ब्लॉक मिलता है मुझे तो मैं इमीडिएटली उतर करके मेरी अपनी स्वयं की जिम्मेवारी मानता हूँ मैं कि मैं उस ट्रैफिक को क्लियर करता हूँ। तो वहीं इसी बीच धौलपुर से बड़ी खबर, जहां पर एक पिता पर आरोप है कि उसने 4 लाख रुपए में अपनी बेटी को बेच दिया है। कथित तौर पर इस पिता ने 14 साल की बेटी को 4 लाख रुपए में बेचा। बेटी को 40 साल के अधेड़ व्यक्ति को बेचने की जानकारी मिल रही है। जानकारी के अनुसार एक मां ने सेपुर थाने में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवाया है। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ धौलपुर से हमारे संवाददाता हरिवीर फोन लाइन पर हैं। हरिवीर, क्या है ये पूरा मामला और क्या अपडेट है इस मामले में? जी हेमंत, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला है वो सैंपऊ थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर पॉस्को कोर्ट के निर्देश पर सैंपऊ थाने में एक महिला है, उसने अपनी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को नाबालिग को पिता के द्वारा 4 लाख रुपए में बेचने का मुकदमा दर्ज कराया है।
साथ ही नाबालिग को खरीदने वाले आरोपी के खिलाफ भी दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस थाने में कोर्ट के इस्तगाते के जरिए ये मामला दर्ज कराया गया है। नाबालिग की मां है, जिसने करीब जो मां थी वो करीब 1 वर्ष पूर्व उसके जो पति था उससे विवाद हो गया था, जिसके बाद महिला अपने उसका बेटा था उसको लेकर पियर चली गई थी और ये जो 14 वर्ष की जो बालिका थी वो पिता के पास ही रह गई थी। जिसके बाद में 3 मई को महिला के पति और जेठ ने मिलकर उसकी 14 साल की जो बेटी है उसको 40 साल के एक अधेड़ को 4 लाख रुपए में बेच दिया। जिसके बाद नाबालिग को खरीदने वाले जो 40 साल का जो अधेड़ है वो लगातार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता रहा। मामले में बताया गया है कि करीब 2.5 माह पूर्व जो नाबालिग की मौसी की मौत हो गई थी, जिस पर गमी में शामिल होने के लिए नाबालिग ने अपनी मां को सारी पूरी जो बात थी उसके साथ जो आप बीती हो रही थी वो सुनाई। जिसके बाद नाबालिग की मां ने कोर्ट के जरिए जो आरोपी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हरिवीर, तमाम जानकारी के लिए। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो वहीं चूरू के राजगढ़ थाना इलाके में गांव मुंदीताल में 20 साल के दलित युवक से बेरहमी से मारपीट की गई है। दबंगों ने मारपीट का वीडियो बना करके उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया है। ना पुलिस का ना प्रशासन का खौफ यहां पर दिखता है इन दबंग गुंडों में। राजगढ़ थाने में नामजद मुकदमा दर्ज होने के 12 दिन बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में 2 युवक जमीन पर पटक करके एक युवक के साथ अमानवीयता बेरहमी से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा व्यक्ति मारपीट का वीडियो बना रहा है, लेकिन चूरू के राजगढ़ पुलिस को लगता है कि कोई क्राइम नहीं हुआ है या पुलिस ने आंखें मूंद ली है। जमीन पर पड़े युवक को लाठी, प्लास्टिक के पाइप और थप्पड़ मुक्के और लातों से मारा जा रहा है। मारपीट में घायल युवक रहम की भीख मांग रहा है, उसके सामने हाथ जोड़ रहा है, लेकिन दबंग गुंडे इसके बावजूद मारपीट जारी रख रहे हैं। लेकिन आरोपी युवक लगातार गालियां देते हुए पीट रहे हैं, अपनी गुंडई का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह वीडियो 14 नवंबर 2022 का बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज 18 राजस्थान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस वीडियो के आधार पर अब कई सवाल चूरू पुलिस पर और चूरू के एसपी पर खड़े हो गए हैं कि आखिरकार क्या चूरू की पुलिस इस तरह के गुंडों पर कार्रवाई करने में असमर्थ साबित हो रही है। राजगढ़ की पुलिस पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि घटना के 12 दिन बीत जाने के बावजूद ना राजगढ़ थाने ने इस पूरे मामले पर संवेदनशीलता दिखाई है, ना राजगढ़ की पुलिस ने इन बदमाश गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने की जहमत उठाई है, जिसकी वजह से प्रदेश भर में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो वहीं भाजपा नेता रहे दिवंगत पार्षद अब्दुल रहमान के निधन के बाद खाली हुई वार्ड संख्या 32 की सीट पर कांग्रेस पार्टी ने बड़ा उलटफेर चूरू में किया है। वार्ड 32 के उपचुनाव में कांग्रेस की समीरा खान ने भाजपा की ओर से चलाए गए सहानुभूति कार्ड को दरकिनार करते हुए भाजपा के नसीम बानो को हराकर जीत हासिल की है। वार्ड 32 के उपचुनाव में 1350 मतदाता थे। 1078 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। परिणामों में कांग्रेस की समीरा खान को 615 वोट हासिल हुए, जबकि भाजपा के नसीम बानो को महज 455 वोट ही मिले। वहीं नोटा को 8 वोट यहां पर मिले। भाजपा कांग्रेस की सीधी टक्कर में समीरा खान ने भाजपा की नसीम बानो को 160 वोटों के अंतर से हराया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी ने समीरा खान को संविधान की ओर से जारी नियमों की शपथ दिलाई। 32 में 2 पोलिंग स्टेशन थे, टोटल 1078 वोट कास्ट हुए थे। उनमें आईएनसी को 615 और भारतीय जनता पार्टी को 455 और 8 वोट हैं वो नोटा को आए थे। और आईएनसी की जो कैंडिडेट है समीरा खान, वो 160 वोटों से विजयी रही है। तो वहीं बीकानेर नगर निगम के वार्ड संख्या 5 में हुए उपचुनाव में भाजपा की कांता भाटी ने जीत दर्ज की है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के विधानसभा क्षेत्र के इस वार्ड में बीजेपी की जीत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और मतगणना में कांग्रेस के कस्तूरी देवी को 1547 वोट मिले, जबकि बीजेपी की कांता देवी ने 1578 वोट हासिल कर
31 वोटों से जीत हासिल की है। वहीं 29 वोट नोटा के पक्ष में गए, जिससे हार जीत का अंतर काफी कम हुआ। नगर निगम में भाजपा का बोर्ड है और ऐसे में इस जीत से बीजेपी कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार हुआ है। गलियों की सफाई हो, उन सब पर ध्यान दूंगी और छोटे मोटे काम जैसे भी वो मुझे कहेंगे मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी और उनकी हर बात का ध्यान रखूंगी। इस क्षेत्र से माननीय बी.डी. कल्ला जी जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पावरफुल मंत्री हैं, नंबर 2 की श्रेणी में जिनका आता है, उनके क्षेत्र में ये विजय प्राप्त हुई है। तो निश्चित रूप से कल्ला जी का वहाँ पर प्रयास था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तो इन सब के बावजूद जिस प्रकार से वहाँ की जनता ने संपूर्ण कांग्रेस को नकारने का काम किया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर मिल रही है। बाड़मेर में प्रेमी युगल का शव मिलने की जानकारी सामने आ रही है। टांके से प्रेमी युगल के शव बरामद किए गए। 10 दिन पुराने शव बताए जाने पुलिस ने टांके को तोड़कर शव बाहर निकाले। सिंधरी थाना इलाके के मोतीसरा गांव की घटना है। टांके से प्रेमी युगल के शव मिले हैं। बड़ी खबर है, प्रेमी युगल के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस को जैसे जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंची। करीब 10 दिन पुराने शव हैं जिनकी जांच जारी है। तो टांके में शव मिले हैं, शवों को बाहर निकाला गया टांके को तोड़ करके। बहरहाल पुलिस मामले पर जांच कर रही है। तो वहीं राजधानी जयपुर में जलमहल स्थित मानसागर झील, बरखेड़ा तालाब, चंदलाई तालाब और कानोता बांध के साथ ही माउठा सागर, कुकस तालाब, रामसागर तालाब और हवासील के तमाम इलाकों में पेंडेट, स्टार्क, बुटेड ईगल, ग्रे हेरॉन आदि प्रवासी परिंदे पहुंच रहे हैं। ये प्रवासी परिंदे यहां पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में सर्दी की शुरुआत के साथ आते हैं और मार्च तक यहां की झीलों पर रुकने के बाद वापिस अपने प्राकृतिक आवासों की ओर लौट जाते हैं। यहां आने वाले परिंदों में यूरोप, मंगोलिया और साइबेरिया के पक्षी बड़ी तादाद में शामिल होते हैं। राजस्थान के अंदर प्रवासी पक्षियों को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस रेगिस्तानी इलाके में जब बरसात अच्छी होती है, झील जलाशय भर जाते हैं, तो वहाँ पर ये विदेशी मेहमान आते हैं। राजधानी जयपुर की झीलों पर आप देख सकते हैं कि प्रवासी पक्षियों ने रुख किया है। कई स्थानीय जो प्रजाति हैं उनकी तादाद यहाँ पर बढ़ गई है। जो लगातार यहाँ पर प्रवास करते हैं उनकी भी यहाँ पर तादाद देखने को मिल रही है। राजस्थान की इन झीलों के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से तादाद लगातार पक्षियों की बढ़ रही है, सर्दी में इजाफे के साथ साथ यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षी देखने को मिल रहे हैं। कई जो वन्यजीव प्रेमी हैं, पक्षी प्रेमी हैं, यहाँ पहुँचते हैं, बाकायदा जो इन पक्षियों की तादाद को काउंट करते हैं, नोटिस करते हैं। हालांकि प्रदूषण की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन यहाँ पर पहले के मुकाबले हालात बेहतर हैं। राजस्थान में बरसात अच्छी हुई है। यहाँ पर अलग अलग ज़िलों के अंदर, चाहे केवलादेव की बात करें, चाहे उदयपुर की झीलों की बात करें, चाहे जोधपुर और बीकानेर की झीलों की बात करें, हर तरफ प्रवासी पक्षियों की तादाद अच्छी है। राजधानी जयपुर के अंदर भी यहाँ पर पेलिकन से लेकर के पेंटेड स्टॉर्क और ऐसे कई प्रवासी पक्षी यूरोप से लेकर के जो है साइबेरिया, अफ्रीका, कई दूर दूर के देशों से यहाँ प्रवास पर आ रहे हैं। इन सर्दियों में एक बर्ड फेस्टिवल भी यहाँ पर जलमहल की झील पर आयोजित किया जाएगा, ताकि लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा सके कि इन झील जलाशयों को साफ सुथरा रखना कितना ज़रूरी है और इन प्रवासी पक्षियों के आने से किस तरह से यहाँ पर खुशहाली आती है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। और अब बात करेंगे मंकी टेरर की। दरअसल उदयपुर के सेक्टर 11 के लोगों को इन बंदरों ने इन दिनों परेशान कर रखा है। इतना ही नहीं, ये बंदर कुत्ते और बिल्ली के बच्चों को भी उठा करके ले जाते हैं। उदयपुर में बंदरों के उत्पात ने क्षेत्रवासियों को परेशान कर रखा है। बंदर, कुत्ते और बिल्ली के बच्चों को भी उठाकर ले जा रहे हैं। सेक्टर 11 स्थित गवरी सर्किल चौराहे के समीप कुछ दिनों से बंदर उत्पात मचा रहे हैं। बंदरों की उछल कूद और छीना झपटी के चलते कुत्तों और बिल्ली के बच्चों की मौत हो रही है। क्षेत्रवासियों ने इस बारे में जब एनिमल एड को बोला तो उन्होंने मामला रेस्क्यू टीम पर डाल दिया। रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई तो उन्होंने मामला वन विभाग पर डाल दिया। ऐसे में वन विभाग को इस बारे में सूचना दी गई तो विभाग से जवाब मिला कि लाल मुंह के बंदर वन विभाग नहीं पकड़ता। ऐसे में सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आए दिन बिल्ली और श्वान के छोटे बच्चों को मौत का ग्रास बनना पड़ रहा है। चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।